चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल फाइनल अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चन किए थे। ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर हम लोग पर्याप्त क्वेश्चंस कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर पर्याप्त क्वेश्चन कर चुके हैं। और बैलेंस शीट को भी बनाना हम लोगों ने सीख लिया है। तो अब इकट्ठा जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तीनों बनाना पड़ता है, वो वाले क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, पीएल भी बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तीनों बनाने पड़ेंगे, वैसे क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जो 22 वाला नंबर क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस से हमें क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है इसी डेट पे। ठीक है, तो यहां पे हमें पूरा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, तीनों चीजें प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। ईयर क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 2020। चलो, तो ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट खींच लिया हमने। और हम जानते हैं ट्रेडिंग और पीएल में क्या होगा। ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो ट्रेडिंग का होगा, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा ट्रेडिंग का हो गया, और नीचे का जो पार्ट बनाएंगे वो पीएल का होगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट लगे हाथ खींच लो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे कि हम पहले ट्रेडिंग बनाए, फिर पीएल बनाए, फिर बैलेंस शीट बनाए, एक एक करके बनाए। नहीं, हम तीनों चीजों को एक साथ बनाएंगे, तभी क्वेश्चन एक अच्छी स्पीड पे कंप्लीट होगा। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, इसका भी फॉर्मेट खींच लो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये लायबिलिटीज,
U6 हो गया। तो चलो अब दोनों के फॉर्मेट खींच गए। अब बस आपको क्या करना है ना, अब आपको बस जो चीज जहां पे पहुंचानी चाहिए वहां पहुंचा दो। जैसे कि डेबिट साइड से हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज ट्रायल बैलेंस पे क्या लिखी है, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्या है, 15,000 रुपए दे रखे हैं, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स 15,000 रुपए दे रखे हैं। तो सन्ड्री डेटर्स कहां लिखने चाहिए, बैलेंस शीट में ना, एसेट साइड पे। और डेटर्स क्या होते हैं, करंट एसेट होते हैं ना, करंट एसेट है, तो इसको क्या करूं मैं, ऊपर लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था करंट एसेट ऊपर लिखने, नॉन करंट एसेट नीचे, करंट लाइबिलिटी ऊपर, नॉन करंट लाइबिलिटी नीचे। तो डेटर्स में क्या करता हूं, ऊपर लिखता हूं। कितने रुपए दे रखा है, 15,000 रुपए। चलो नेक्स्ट आइटम पढ़ो, कौन सा है, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 पे जो स्टॉक है वो क्या होगा मेरा, ओपनिंग स्टॉक। वो कहां लिखा जाता है, ट्रेडिंग की शुरुआत में, टू ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपए, 50,000 रुपए। नेक्स्ट, उसके बाद दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग। ये क्या है, ये एक नॉन करंट एसेट है, 1,00,000 रुपए। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा बैलेंस शीट में ही, एसेट साइड पे ही, पर इसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे लिख लो, हम मान लेते हैं इतने जो ऊपर का पोर्शन मैंने छोड़ा है उसमें सारे नॉन वो करंट एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को यहां लिखेंगे, कितने रुपए, 1,00,000 रुपए है, तो 1,00,000 रुपए यहां लिख देते हैं। नेक्स्ट, कैश इन हैंड 16,000 रुपए। तो ये क्या होगा, ये भी करंट एसेट है, यहां लिखते हैं, ऊपर लिख लेते हैं कैश इन हैंड 16,000 रुपए। अच्छा, करंट एसेट्स में आप आपस में कोई भी चीज ऊपर नीचे कर सकती है, बट करंट के बीच कोई नॉन करंट मत घुसा देना, तो फॉर्मेट में दिक्कत हो जाएगी। पहले सारे करंट एसेट फिर नॉन करंट एसेट, पहले सारे करंट लाइबिलिटी फिर नॉन करंट लाइबिलिटी। कैश एट बैंक दे रखा है 40,000 रुपए, इसको यहां लिख लेते हैं, बैंक 40,000। उसके बाद दे रखा है वेजेस। वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहां पे दिखाया जाएगा ट्रेडिंग में। कितना दे रखा है वेजेस, 30,000 रुपए। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स की तरह बिल्स रिसीवेबल भी क्या है, करंट एसेट है। बिल्स रिसीवेबल 20,000 रुपए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट दे रखा है, और इंटरेस्ट डेबिट साइड पे दे रखा है ट्रायल बैलेंस के। अगर इंटरेस्ट डेबिट साइड पे दे रखा है ट्रायल बैलेंस के, ठीक है सर, डेबिट साइड मतलब ये कैसे, ये तो एक साधारण सा डब्बा बना है, ये तो कोई ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट नहीं है। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो ऊपर लिख रखा है ना यहाँ पे कि डेबिट बैलेंसेस है, यानी ये सारे सन्ड्री डेटर से लेकर यहां प्लांट एंड मशीनरी तक ये सारे क्या है, डेबिट बैलेंसेस है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी तक सारे क्या लिखे हुए हैं, डेबिट बैलेंसेस लिखे हुए हैं। यहां डेटर से लेकर प्लांट एंड मशीनरी तक सारे डेबिट बैलेंसेस है, और फिर ये जो लास्ट के 5 ठो है कैपिटल से बिल्स पेबल, ये क्रेडिट बैलेंसेस है। तो इंटरेस्ट जो ये है ये एक डेबिट बैलेंस है, और अगर इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस है तो ये कौन सा इंटरेस्ट होगा, जो मैंने पे किया है या जो मुझे रिसीव हुआ है, जवाब लिख के दो। इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस है तो ये कौन सा होगा, इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट पेड होगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, इंटरेस्ट पेड, बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेंसेस के क्या होते हैं, डेबिट बैलेंसेस, और इनकम्स की क्या होती है, क्रेडिट बैलेंसेस। इसी वजह से ये क्या होगा, इंटरेस्ट पेड आपका एक एक्सपेंस होगा, ठीक है। और एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड तो है नहीं, तो इसको लिखेंगे पीएल वाली तरफ, टू इंटरेस्ट पेड।
कितने रुपए था इंटरेस्ट पेड आपका? 2,000 रुपए। नेक्स्ट बढ़े आगे। बैड डेब्ट 5,000 रुपए। बैड डेब्ट एक लॉस होता है और सारे के सारे लॉस पीएल में लिखे जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या होगा, इसको पीएल में लिखेंगे 5,000 रुपए। फिर नेक्स्ट रिपेयर्स। रिपेयर्स क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी पीएल में लिखा जाएगा 3,000 रुपए। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर भी क्या है, एक आपका फर्नीचर भी एक एसेट है, नॉन करंट एसेट है। तो यहां लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे लिखते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। कितने हजार? 15,000। नेक्स्ट। उसके बाद डेप्रिसिएशन दे रखा है। डेप्रिसिएशन भी एक लॉस होता है और सारे के सारे लॉस कहां लिखे जाएंगे? पीएल के डेबिट पे। तो यहां पे लिखते हैं तो टू डेप्रिसिएशन। कितना दे रखा है डेप्रिसिएशन? 10,000 रुपए दे रखा है। नेक्स्ट बढ़ा जाए आगे। रेंट दे रखा है। रेंट, केवल रेंट लिखा हुआ है तो ये ऑफिस का रेंट मानेंगे कि इसको फैक्ट्री का रेंट माने? जवाब दो। केवल रेंट लिखा हुआ है वहां पे तो उसको ऑफिस का रेंट मानू कि फैक्ट्री का रेंट मानू? यहां खुद अज्यूम करना पड़ेगा ना, तो क्या माना जाए? ऑफिस का। बिल्कुल लॉजिकल अजम्पशन ये है कि ऑफिस का मानो। ऐसा नहीं है फैक्ट्री का नहीं मान सकती हो, मान लो, लेकिन फिर एक वो देना पड़ेगा, नोट लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट के नीचे कि मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूं कि ये फैक्ट्री का रेंट है। कितने हजार है? 8,000। उसके बाद सैलरीज दे रखा है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी यही लिख लेते हैं, पीएल में ही डेबिट होगा। उसके बाद ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या करना होता है? इसको कैपिटल में से माइनस करना होता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में सबसे लास्ट में कैपिटल लिखी जाती है ना, तो यहां से कहीं माइनस होगा ड्राइंग्स। तो यहां पे मैं लेस कर देता हूं ड्राइंग्स और यहां लिखूंगा मैं कैपिटल। कैपिटल में से लेस किया जाता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी है? ड्राइंग्स की अमाउंट है 20,000 रुपए, तो 20,000 लेस होगा। नेक्स्ट। उसके बाद दिया हुआ है परचेजेस 1,00,000 रुपए। परचेजेस कहां लिखे जाते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट पे। तो यहां लिखते हैं टू परचेजेस 1,00,000 रुपए। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, नाम में लिखा है ऑफिस एक्सपेंसेस है तो इनडायरेक्ट है, पीएल में डेबिट किया जाएगा 25,000 रुपए। उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद लास्ट दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 57,000 रुपीज। तो ये भी क्या है? ये भी एक नॉन करंट एसेट है। तो यहां इसको लिख देते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के नीचे प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए है? 57,000। चलो अब बढ़ते हैं क्रेडिट बैलेंसेस के ऊपर। तो सबसे पहला क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल। कितने रुपए? 2.5 लाख रुपए। तो कैपिटल को यहां लिख देते हैं, कैपिटल की अमाउंट कितनी है? 2.5 लाख। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, अब ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस है इंटरेस्ट का, तो ये क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड। और सेल्स के अलावा जितनी भी इनकम्स होती है वो कहां लिखी जाती है? वो पीएल में के क्रेडिट पे लिखी जाती है। सेल्स एक लौती इनकम होती है जो कि आप कहां लिखती हो? जिसको ट्रेडिंग के क्रेडिट पे लिखती हो। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने रुपए? 6,000 रुपए है ये। नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होती है? आपकी एक करंट लाइबिलिटी होती है, इसको यहां लिखते हैं।
क्रेडिटर्स, ठीक है, कितने रुपए दे रखा है क्रेडिटर्स, एक सेकेंड, 70,000 रुपए। और उसी के बाद बिल्स पेबल दे रखा है, ठीक है। बिल्स पेबल कितने रुपए दे रखा है, 40,000 रुपए। अब लास्ट चीज क्या बची है, सेल्स। सेल्स है 1,70,000 रुपए की, तो सेल्स को कहा लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे, बाय सेल्स 1,70,000 रुपए। तो अब आप देखो तो हमने सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस रिकॉर्ड कर लिए हैं, ठीक है। अब बस लास्ट में क्या बचा है, लास्ट लाइन जो देखिए दी हुई है क्लोजिंग स्टॉक की, कि वो है 1,00,000 रुपए का, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा जाएगा। साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट के रूप में बैलेंस शीट में भी लिखा जाएगा एज अ करंट एसेट। तो क्लोजिंग स्टॉक है 1,00,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी लिखा जाएगा। एक लाख। बस मैम, आपने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है, सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया। अब आखिरी में अब क्या बचा है, अब बैलेंसिंग बची है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट से निकालो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ट्रेडिंग के डेबिट पे देखो कितनी अमाउंट लिखी हुई है, ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखी है अमाउंट 1,80,000 रुपए। और ट्रेडिंग के क्रेडिट पे देखो कितनी अमाउंट लिखी है, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे देखो कितनी अमाउंट लिखी है, 2,70,000 रुपए लिखी है। तो मैम बताओ, ट्रेडिंग के डेबिट पे 1,80,000 की अमाउंट है, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे 2,70,000 की अमाउंट है, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि ग्रॉस लॉस आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि ग्रॉस लॉस आएगा, प्रॉफिट, बिल्कुल। और ग्रॉस प्रॉफिट किधर आएगा, यहां पे बैलेंसिंग फिगर के रूप में, टू ग्रॉस प्रॉफिट सी टी। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगी, 270 माइनस 180 कितना होगा, 90,000 रुपए। उसके बाद हम टोटल कर देंगे दोनों तरफ, 2,70,000 रुपए और 2,70,000 रुपए। उसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, यहां पे उतार लेते हैं पीएल में, क्रेडिट साइड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, कितना, 90,000 रुपए। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जाएंगे। उसके लिए हम डेबिट का टोटल करेंगे पीएल के। तो डेबिट का जब आप टोटल करेंगी तो आएगा 20, 28, 48, 48, 73, कितना, 73,000। डेबिट पे है 73,000 रुपीज, और क्रेडिट पे है मैम 96,000 रुपीज अमाउंट। डेबिट पे है 73,000 रुपीज अमाउंट, क्रेडिट पे है 96,000 रुपीज अमाउंट। बताओ नेट प्रॉफिट आएगा कि नेट लॉस आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा कि नेट लॉस आएगा। ओके क्या बोल रही हो, प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा ये पूछ रहे हैं, ओके जवाब दे रही है। प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा, डेबिट में 73, मतलब बता करी हूं। ये क्या, इसमें 10 घंटे लगेंगे, मैं तो सब चीजें बताई दी आपको। डेबिट में 73,000 की अमाउंट, क्रेडिट पे है 96,000 की अमाउंट, डेबिट में 73,000 की अमाउंट, क्रेडिट पे 96,000 की अमाउंट। तो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आपका बचेगा कि नेट लॉस बचेगा ऐसी सिचुएशन में, नेट प्रॉफिट बचेगा कि नेट लॉस बचेगा। प्रॉफिट, बिल्कुल। नेट प्रॉफिट डेबिट पे बचेगा, बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा, 96,000 माइनस 73,000 कितना होगा, 23,000, ठीक है। अब हम दोनों तरफ टोटल कर देंगे, 96,000, 96,000। ये जो नेट प्रॉफिट आया है मैंने आपको बताया था, नेट प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा, नेट लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस किया जाएगा, तो इसको कैपिटल में जोड़ देंगे।
तो हो जाएगा 2,53,000 कैपिटल। और उसके बाद हम बैलेंस शीट की दोनों साइड्स टोटल करेंगे और भगवान से दुआ करेंगे कि बैलेंस शीट मैच कर जाए। तो टोटल करते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी का टोटल ये आएगा 3,63,000। अब दुआ ये करना है कि एसेट्स का भी टोटल इतना ही आए। तो करते हैं। एसेट्स का भी इतना ही आ रहा है मैम। बैलेंस शीट टैली कर लिया, मतलब हमने सब सही किया है। चलो एक सेकंड रुकना, आ रही है। हाँ मैम, क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई डाउट बताओ, कोई डाउट है? नहीं? आपको अप्रोच समझ में आई कि हमें किस तरीके से ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट एक साथ बनानी है? ठीक है, एक साथ बनाओगी तो आप घड़ी में देख सकती हो अराउंड 20 मिनट लगे इसको करने में, इस क्वेश्चन को। ठीक है, 20 मिनट से भी कम ही समय लगा है। तो ऐसे जब आप इस तरीके से करेंगी तो 20 मिनट से कम ही, 20 मिनट के अराउंड ही समय लगेगा, 15 से 20 मिनट। लेकिन जब तीनों एक साथ बनाएंगे तब ऐसा होगा। एक एक करके बनाने की कोशिश करोगी तो कम से कम इसी सवाल में आपको 30 से 35 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जल्दी किया जाता है और एफिशिएंटली किया जाता है जब आपको तीनों एक साथ बनाने हो, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। ठीक है, अब बात की जाए कि इसके ऊपर और प्रैक्टिस करते हैं अभी। लेकिन ये कि ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट इस तरीके से हम एक साथ बनाते हैं। आज का दिन और कल का दिन भी यही प्रैक्टिस के ऊपर ही रखते हैं, इसी वाले पार्ट की। मंडे से हम लोग एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। तो मैं कह रहा था आपको ये समझ में आया ना कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और 20 मिनट मुझे अराउंड लगे हैं जबकि मैं आपको समझा भी रहा हूं। अगर आप इस अप्रोच को सॉल्व, इस तरीके से सॉल्व करें तो आप इस क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट में भी कर सकती हैं, क्योंकि आप किसी को समझाएंगे थोड़ी। ठीक है, आपको तो बस क्वेश्चन ही सॉल्व करना होगा, इसलिए। तो अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं इसके ऊपर। 23। आप घर पे ट्राई करेंगी? आपको होमवर्क दो? 24 में करवाता हूं। 24 में पहले करवाता हूं, उसके बाद देखते हैं 25 करना है कि नहीं अभी। ठीक है, 24 सॉरी 25 जो है भेजा है। ठीक है, 25 करते हैं अभी। इनको रब कर देते हैं सारा। सेम प्रोसीजर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपसे ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट तीनों मांगा है। तो आप क्या करेंगी? फॉर्मेट तीनों के खींच लीजिए, ट्रेडिंग का, प्रॉफिट लॉस का, बैलेंस शीट का। और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करना शुरू करिए।
बस एक सेकंड मैम, इसको रब कर रहे हैं, रब को होते ही शुरू करते हैं। नाम भगवान मुंह से आवाज भी नहीं आइए लोग इसे आप मुझे कहते हैं अब काला काले करने से लगा कोई हम कोई आसान बना के दूसरे के बाद आप नहीं कर रहे चलो शुरू किया जाए इसमें, ठीक है। तो आप तीनों के फॉर्मेट ऐसे ही खींच लेंगी और उसके बाद इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। 1 बाय 1 आइटम आप पिक करेंगी और सही जगह पे पहुंचाएंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले इसमें भी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट पे, तो लिख लो 2 ओपनिंग स्टॉक 96,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज, मुझे बताओ ये ट्रेडिंग के डेबिट पे जाएगा कि पीएल के डेबिट पे जाएगा, बताओ। वेजेस एंड सैलरीज ये ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखोगी कि पीएल के डेबिट पे लिखोगी? गलत। वेजेस एंड सैलरीज ये आपको इनिशियल कॉन्सेप्ट जब देखा था, बताया था, तब आपको एक्सप्लेन किया था कि वेजेस सैलरीज दोनों दिया हुआ है। वेजेस सैलरीज अगर दोनों दिया हुआ है और वेजेस पहले दिया है, यानी इस तरीके से दिया है वेजेस एंड सैलरीज करके, तो वेजेस का पढ़ना भारी है और वेजेस का पढ़ना भारी है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखा जाएगा। लेकिन यही चीज अगर सैलरीज एंड वेजेस करके लिखी होती तो सैलरी का पढ़ना भारी होता और वो ऑफिस एक्सपेंस होता, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता, तो वो क्या होता, फिर पीएल के डेबिट पे लिखा जाता। चलो तो वेजेस एंड सैलरीज क्या किया जाएगा, यहां लिखा जाएगा। कमीशन ऑन परचेज, कमीशन ऑन परचेज, मुझे बताओ मैम, ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखोगी इसको कि पीएल के डेबिट पे लिखोगी? कमीशन आपने दिया है, कमीशन आपने पे किया है परचेज के ऊपर, कोई सामान खरीदा है और उसके ऊपर कमीशन पे किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? अभी तक ये ट्रांजैक्शन कहीं आया नहीं। पेड डेबिट क्या, ये क्या बता रही है? कमीशन पेड ऑन परचेज, तो पीएल में लिखोगी इसको कि ट्रेडिंग में लिखोगी? पीएल में। गलत, ट्रेडिंग में मैम। ये बिल्कुल कैरेज की तरह है, जैसे कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग में लिखा जाएगा,
फैक्ट्री एक्सपेंस मान के, वैसे ही कमीशन ऑन परचेज भी ट्रेडिंग वो फैक्ट्री एक्सपेंस मान के ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखा जाएगा, ठीक है। और जैसे कैरेज ऑन सेल्स सेलिंग एक्सपेंस मान के इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के आप पीएल के डेबिट पे लिखती थी, वैसे ही कमीशन ऑन सेल्स भी सेलिंग एक्सपेंस मान के इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के आप क्या करोगी, उसको पीएल के डेबिट पे लिखोगी। तो कमीशन ऑन परचेज ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखा जाएगा। एक आदमी को खाली मिलेगा और मैं तो 10 दिन में 10 दिन में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेट इनवर्ड्स। फ्रेट इनवर्ड्स तो आप जानती हो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको यहां लिख लेते हैं 3000 रुपए। अभी काल की बात आगे बात में क्या पूरी बात में हम सोचे रहेंगे बात नहीं अगर हमें कौन नहीं बाप। उसके बाद है परचेजेस लेस रिटर्न्स। परचेजेस लेस रिटर्न्स का मतलब क्या होगा मैम, कि इसमें से परचेज रिटर्न माइनस किया जा चुका है। परचेजेस लेस रिटर्न्स का ये मतलब है 1,18,500 रुपए। उसके बाद दिया हुआ है सेल्स लेस रिटर्न। सेल्स लेस रिटर्न का भी यही मतलब है कि इसमें से आपने सेल्स रिटर्न माइनस कर चुकी है बाय सेल्स लेस रिटर्न्स। उसके बाद देखो क्या दिया है, ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस क्या है, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। ट्रेड करने के लिए जो खर्चे किए हैं, तो फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं है, तो इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पीएल के डेबिट पे लिखे जाएंगे 200 रुपए। उसके बाद आपका है दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल 6,000 रुपए। तो बिल्स रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट है, यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, बैलेंस शीट में। बिल्स रिसीवेबल कितने रुपए दे रखा है, 6,000। उसके बाद क्या है, रेंट दे रखा है, उसके बाद रेंट दे रखा है मैम 2,000 रुपए। तो रेंट पेड है, ऑफिस रेंट मानते हैं इसको। अगर खुद नहीं बता रहा फैक्ट्री का है कि ऑफिस का है, तो ऑफिस रेंट मान के पीएल में डेबिट मारते हैं इसको 2,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, उसके बाद दे रखा है प्लांट, कितने रुपए, 20,000 रुपए। तो प्लांट क्या है, एक नॉन करंट एसेट है, बैलेंस शीट में थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको। फिर नेक्स्ट आइटम बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या है, एक लॉस है और सारे के सारे लॉस पीएल में डेबिट किए जाते हैं, तो यहाँ डेबिट करते हैं टू बैड डेब्ट्स। कितने रुपए बैड डेब्ट दे रखा है, 5,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी वहां दे रखे हैं, तो इनको सबसे लास्ट में डील करते हैं मैम। इनपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी और आउटपुट जो जीएसटी दे रखे हैं, इनको सबसे लास्ट में डील करते हैं, बाकी बात पहले कर लेते हैं। फिर इधर आते हैं, रिपेयर्स टू प्लांट दे रखा है, तो ये भी क्या है, डायरेक्ट खर्चा है। टू रिपेयर्स 1,600 रुपए। नेक्स्ट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये क्या है, करंट एसेट है 2,000 रुपए का, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, कैश इन हैंड एंड एट बैंक। डेटर्स कितने, 40,000 रुपए दे रखा है, ये भी एसेट है, करंट एसेट है, यही लिखते हैं।
उसके बाद क्या दे रखा है, इनकम टैक्स दे रखा है 5500 रुपए। तो इनकम टैक्स जो है मैम वो आप अपनी पर्सनल इनकम के ऊपर देती हो ना, इनकम टैक्स जो दिया जाता है वो अपनी पर्सनल इनकम के ऊपर दिया जाता है। तो बिजनेसमैन जो है यहाँ पे कौन है, हरी, हरी ने अपनी पर्सनल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स दिया होगा ना, और क्योंकि पर्सनल इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हैं तो पर्सनल खर्चा हुआ, पर्सनल खर्चा हुआ तो ड्रॉइंग्स होगा ये इनकम टैक्स, ठीक है। तो कैपिटल में से इसको लेस किया जाएगा। लेस इनकम टैक्स, मतलब तेरे को की ना 5500 रुपीज कैपिटल। नेक्स्ट ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स भी क्या होता है, कैपिटल में से लेस होती है 6500 रुपीज, लेस ड्राइंग्स। उसके बाद दे रखा है कैपिटल 50,000 रुपए, इसको यहाँ लिख लेते हैं। बिल्स पेबल दे रखा है कितने रुपए, 9,000 रुपए, नहीं सॉरी 5,000 रुपए। तो बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी ऊपर लिखते हैं, बिल्स पेबल कितने रुपए, 5,000 रुपए। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद लोन दे रखा है, ठीक है। लोन क्या होता है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, तो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, कितने रुपए है, 9,000। फिर दे रखा है डिस्काउंट ऑन परचेजेस। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट आपके लिए एक तरीके का डिस्काउंट ऑन परचेजेस। अच्छा, डिस्काउंट ऑन परचेजेस बताओ आपके लिए नुकसान है कि फायदा है, लॉस है कि गेन है आपके लिए, परचेज के ऊपर डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट ऑन परचेज, हमने दो तरीके के डिस्काउंट देखे थे ना, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट ऑन परचेज ये डिस्काउंट अलाउड होगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, डिस्काउंट ऑन परचेज डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है, बताओ। डिस्काउंट ऑन परचेज क्या है मैम, डिस्काउंट अलाउड कि डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड, बिल्कुल सही। परचेज के ऊपर, परचेज के बाद डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा, ठीक है, आप दे थोड़ी रही होगी, आप तो सेल्स के बाद डिस्काउंट अलाउ करती हो, और ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, गेन होता है, इसलिए इसको पीएल के क्रेडिट पे दिखाएंगे, क्योंकि सारे गेन्स कहां दिखाए जाते हैं, पीएल के क्रेडिट पे। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने रुपए, 4,000 रुपए। और उसके बाद क्या है, उसके बाद दे रखा है क्रेडिटर्स 23,300, तो ये भी करंट लाइबिलिटी है, यहां दिखाते हैं, क्रेडिटर्स 23,300। अब उसके बाद हम आते हैं ये जो आपके जीएसटी वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी दे रखे हैं, और उधर इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी दे रखे हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, स्टॉक वाला भी जरा पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं, फिर जीएसटी पे आते हैं। तो स्टॉक देखो क्या क्या रखा है, स्टॉक एट कॉस्ट एट द एंड वाज 37,500 रुपए, अगेंस्ट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू जिसको मार्केट वैल्यू कहा जाता है वो है 35,000 रुपए। तो यानी स्टॉक की कॉस्ट है 37,500 रुपीज, और स्टॉक की मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 35,000 रुपीज। अगर आपको याद हो तो मैम मैंने आपको इनिशियल कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ाए थे, बेसिक टर्म्स, तो मैंने आपको बताया था स्टॉक को वैल्यू किया जाता है किसके ऊपर, एट इट्स कॉस्ट, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जिसको मार्केट वैल्यू भी कहते हैं, इन दोनों में से जो भी कम होता है, ठीक है, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट अगर कम है तो स्टॉक की वैल्यू किसको मान ली जाएगा, कॉस्ट को, लेकिन अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो स्टॉक की वैल्यू किसको मान लेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू को।
तो यहां पे स्टॉक कितनी है, स्टॉक की कॉस्ट है 37,500 रुपए और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 35,000 रुपए। ठीक है, तो मुझे बताओ स्टॉक की वैल्यू कितने रुपए ले, 37,500 की 35,000? स्टॉक की वैल्यू कितने रुपए लू, 37,500 की 35,000? बोलो। हाँ 35,000 बिल्कुल सही। स्टॉक की वैल्यू क्या ली जाएगी 35,000 क्योंकि ये कम है। लेकिन इसी तरह मैं मान लूं कि स्टॉक की कॉस्ट दी जाती क्वेश्चन में 70,000 रुपए और नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है 80,000 रुपए, तो अब हम स्टॉक की वैल्यू कितने रुपए लेते बताओ? कॉस्ट है 70,000 रुपए और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 80,000 रुपए, तो हम अब स्टॉक की वैल्यू कितने रुपए लेते? बताओ। बताओ बताओ। अब मान लीजिए आप लोग का बेस है मैम 5 नंबर्स लिखने में कितना समय लगता है? इसके लिए आपको क्या 1 घंटा दिया जाए क्या? 5 नंबर्स ही तो टाइप करने हैं, और वो भी मोबाइल के कीबोर्ड से जिसमें हम सभी के हाथ सेट होते हैं। जल्दी करो, ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट करना है। अरे फालतू की बातें लिखने में टाइम ज्यादा बर्बाद कर रही हो आप। इतनी देर में जवाब लिख के भेजो। ये सब लिखने में टाइम बर्बाद नहीं हो रहा आपका, जवाब लिख के भेजो ना। 70,000 लोगी कि 80,000 लोगी, इसका जवाब लिख के भेजो। सत्तर हजार होगा कि 80,000 होगा? लो सो गई थी, रिपीट कर दीजिए। स्टॉक बताया है 70,000 रुपए है स्टॉक की कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट इसकी 70,000 है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 80,000 है। स्टॉक की कॉस्ट 70,000 रुपए है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 80,000 रुपए है। स्टॉक की वैल्यू आप कितने रुपए लेंगी? सत्तर हजार जी। तो स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो कम होता है उसको लिया जाता है, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में अभी स्टॉक की वैल्यू क्या थी? 37,500 उसकी कॉस्ट थी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 35,000 थी। तो इसीलिए दोनों में से जो कम है यानी 35,000 इसको स्टॉक की वैल्यू माना जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा? 35,000 पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000। ठीक है, चलो अब खाली ये जीएसटी वाला पॉइंट बचा है, जो ये आउटपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी के बैलेंसेस हैं आपके पास, और इनपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी के बैलेंसेस हैं आपके पास। तो अब इनका क्या किया जाए सर? तो मेरे को ये बताओ, आपको वो पॉइंट याद है जब हम लोग जीएसटी चैप्टर पढ़ रहे थे, सबसे लास्ट में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जीएसटी में, सेट ऑफ का, कि जीएसटी को सेट ऑफ कैसे किया जाता है। तो कैसे किया जाता है ये आपको कॉन्सेप्ट याद है? हाँ, कैसे करते हैं जीएसटी को सेट ऑफ? इसके लिए हमने कुछ नियम कायदे कानून पढ़े थे। क्या थे वो नियम कायदे कानून? कि आउटपुट जितना भी आपके पास इनपुट जीएसटी होता है, इनपुट जीएसटी को आप आउटपुट जीएसटी में से सेट ऑफ कर देती हो। एक तरीके से क्या करती हो? इनपुट जीएसटी को सब्ट्रैक्ट करवा देती हो, कहां से? आउटपुट जीएसटी में से, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेट ऑफ की प्रक्रिया, कि इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी में से सेट ऑफ करवा दिया जाए, माइनस करवा दिया जाए, जितना भी आपके पास इनपुट का बैलेंस है। क्यों? क्योंकि इनपुट एक एसेट है और आउटपुट क्या है? एक लायबिलिटी है। तो अगर आप आउटपुट के लायबिलिटी को कम कर दोगी तो क्या होगा? आपका फायदा है।
आप लाइबिलिटी कम कर रही हो, गवर्नमेंट को कम क्या टैक्स भरना पड़ेगा। इसमें हम लोगों ने नियम पढ़ा था कि आईजीएसटी जो है, इनपुट आईजीएसटी जो है वो आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी से भी सेट ऑफ हो सकता है और आउटपुट आईजीएसटी से भी सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। वो तीन